Hello and good morning, students. Welcome to our online session of social science. So, students, this is the sixth part of the chapter first of geography, that is resources and development. So, students, let's recall the first what we read in the last part of the video, that is fifth part. So, we read and understood about the land resources, that land is natural resource. And afterwards, we read about the land utilization and land use pattern in India. So, students, today we will move further from page number 7 with the next topic, that is land degradation and conservation measures. So students, let's begin the chapter with its continuation. So our topic is land degradation and conservation measures. So in this topic, what we will discuss? In this topic, we will discuss about the land degradation and conservation measures. It means कि किस according जो है land degrade हो रहा है. It means कि जैसे माइनिंग की वजह से हो गया हो या डिफोरेस्टेशन की वजह से हो गया, तो काफी सारे ऐसी चीजें रहती है जिसकी वजह से जो लैंड है वो क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है. सो इसके लिए कौन कौन से कंजर्वेशन मेजर्स जो है हम लोगों को लेने चाहिए ताकि इसे रोका जा सके. सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन. So we have shared our land with the past generation and will have to do so with the future generation too. It means कि हम लोगों ने अपना जो लैंड है वो पास्ट जनरेशन के साथ भी शेयर किया है और आगे हमें फ्यूचर जनरेशन के साथ भी शेयर करना पड़ेगा. मतलब जो हमारे पास जमीन है, जो हमारे पास भूमि है, वो हमने पास्ट जनरेशन के साथ शेयर किया और हमें आगे आने वाली जनरेशन के साथ भी उसे शेयर करना है. 95%, that is 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land. तो देखा जाए तो 95% जो है हमारी बेसिक नीड्स का 95%, जैसे फूड हो गया, के फूड के लिए या शेल्टर के लिए, क्लॉथिंग के लिए, ये हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? ये हमें लैंड से ऑब्टेन होता है. Human activities have not only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land. So students, what is given? It is given that कि जो human activities है इसने न केवल land को degrade किया है बल्कि जो हमारा पेस है नेचुरल फोर्सेस का उसको भी डैमेज किया है. ठीक है, मतलब इसकी वजह से हमारा जो लैंड है वो क्या हुआ है, डैमेज हुआ है. तो इन सारी प्रोसेस की वजह से लैंड डिग्रेडेशन जो है हमें देखने को मिलता है. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत सारे रीजंस है, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज ने न केवल लैंड को डिग्रेड किया है बल्कि कई सारे ऐसे कारकों को पैदा किया है, कई सारे ऐसे नेचुरल कारकों को पैदा किया है जिससे जो लैंड है वो क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है. So some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying to have contributed significantly in land degradation. So कुछ ऐसी human activities हैं जैसे deforestation हो गया, overgrazing हो गया, mining हो गया, जिसने land degradation में कहीं ज्यादा contribute किया है. मतलब ये सबसे ज्यादा मेन है जिन्होंने लैंड डिग्रेड होने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया है. सो इन सारे रीजंस की वजह से लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है. सो स्टूडेंट्स, माइनिंग साइट्स आर अबैंडन्ड आफ्टर एक्सकवेशन वर्क इज कंप्लीट, लीविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग. सो जैसे माइनिंग वगैरह का जो काम चलते हैं, जो माइनिंग साइट्स होती हैं वो क्या करते हैं, जैसे गड्ढे वगैरह खोल देते हैं तो उनको वैसा खुला ही छोड़ देते हैं. तो इस वजह से भी क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन जैसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है. बड़ी बड़ी गहरी खाइयां जैसे बन जाती है, डीप स्कार्स, या कहीं सारी हमें ऐसी प्रॉब्लम वहां पर देखने को मिलती है माइनिंग साइट्स पे. इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, डिफोरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन. तो ये कुछ स्टेट्स हैं, जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, या मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया. अब डिफोरेस्टेशन किसकी वजह से, माइनिंग की वजह से, और जिससे कई वजह, इन सारी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हमें देखने को मिलता है. मतलब माइनिंग की वजह से क्या होता है, डिफोरेस्टेशन होता है, और ये ही सारे कॉजेस हैं जो सीवियर लैंड डिग्रेडेशन को क्या करते हैं, जन्म देते हैं. इस वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है. इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग इज द मेन reason for land degradation.
सो ये कुछ स्टेट्स हैं जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जहां पर ओवर ग्रेजिंग जो है सबसे मेन प्रॉब्लम है, सबसे मेन रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का। नाउ इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। तो कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, जहां पर ओवर इरिगेशन मतलब ज्यादा इरिगेशन, ज्यादा सिंचाई करना ही रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन के लिए। एंड ड्यू टू वाटर लॉसिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्कालिनिटी इन द सॉइल। और इस वजह से पानी का जमाव होने की वजह से क्या होता है, जो सॉइल की जो सैलिनिटी अल्कालिनिटी वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो द mineral processing like grinding of limestone for cement industry and calcite and soapstone for ceramic industries generate huge quantity of dust in the atmosphere. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या दिया गया है कि जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, इसके लिए लाइमस्टोन की जरूरत पड़ती है, तो उसको ग्राइंड करने से, या हम देख सकते हैं सेरेमिक इंडस्ट्रीज वगैरह में सोपस्टोन वगैरह आदि का यूज किया जाता है। इस वजह से क्या होता है, काफी सारी जो डस्ट की क्वांटिटी है वो एटमोस्फियर में स्प्रेड हो जाती है। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द सैंड। सो इससे क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन होता है पानी का सॉइल में, और कहीं ना कहीं हमें ये सेटल डाउन होने को देखने को मिलती है लैंड पर। In recent years, industrial effluents on waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country. और अभी के जो recent years हमने जो industrial effluents होते हैं जैसे waste वगैरह हो गया, ये कहीं ना कहीं land और water pollution का सबसे major reason है देश के कई भागों में। So students, now we will discuss further. There are many ways to solve the problem of land degradation. तो कई सारे तरीके हैं जिससे लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एफोरेस्टेशन जैसे हमने स्टूडेंट्स डिफोरेस्टेशन पढ़ा था, तो इस तरह से डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, पेड़ों को काटना, और एफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को या फॉरेस्ट को लगाना। डिफोरेस्टेशन में जंगलों को काटना होता है, डिफोरेस्टेशन मतलब जंगलों को काटना, और एफोरेस्टेशन मतलब होता है फॉरेस्ट को लगाना, जंगलों को लगाना। So afforestation and proper management of grazing can help to some extent. तो afforestation हो गया जंगलों को लगाना, या ग्रेजिंग के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट यूज करना, ये कहीं ना कहीं हमारी काफी हद तक हेल्प कर सकता है लैंड डिग्रेडेशन को कम करने के लिए। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स by growing thorny bushes are some the method of check land degradation in arid areas. Arid मतलब जो सूखे एरियाज होते हैं, तो वहां पर क्या करना, प्लांटिंग शेल्टर बेड्स स्टेब्लिश करना, प्लांट करना, प्लांट्स लगाना, ओवर ग्रेजिंग पे कंट्रोल करना, या सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करना। कैसे स्टेबलाइज करना, थ्रोनी बुशेस को ग्रो करते हुए, और इस अकॉर्डिंग ही कहीं ना कहीं ये सारे मेथड्स है जिससे चेक कर सकते हैं हम लैंड डिग्रेडेशन को, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। So proper management of wasteland, control of mining activities, proper discharge and disposal of industrial effluents and waste after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas. It means कि wasteland पर proper management करना, mining activities पे control करना, proper कहीं ना कहीं जो discharge और disposal के लिए, मतलब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उनके डिस्चार्ज और डिस्पोजल के लिए अच्छे से काम करना है ना, या मतलब कैसे उनको कम किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें ही कहीं ना कहीं लैंड और वाटर डिग्रेडेशन को कम कर सकती हैं इंडस्ट्रियल और सबअर्बन एरियाज में। सो स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट द लैंड डिग्रेडेशन एंड मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। सो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स। ओके स्टूडेंट्स, now we are going to discuss about the most important topic, that is soil as a resource. soil हम जानते हैं कि एक important रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होता है। सो इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम सोइल प्रोफाइल का डायग्राम डिस्कस करेंगे। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ सोइल प्रोफाइल। ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है। सबसे पहले हम इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस अकॉर्डिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सो उसमें देखिए सबसे पहले जो नीचे वाला जो लेयर रहता है आपका, सबसे नीचे वाला जो पार्ट रहता है जिसे हम बोलते हैं अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक। ये सबसे नीचे वाला लेयर होता है सॉइल का। इसमें वेदर्ड का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि नाम है इसका अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक, इसमें वेदर का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है।
इट मीन्स कि जैसे अर्थ में जो क्रस्ट जो लेयर का सबसे निचला वाला पार्ट होता है, ये इसे हम बोलते हैं अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक। इसके बाद हमारा जो सेकंड होता है वो होता है सब स्ट्रेटम वेदर पेरेंट रॉक मटेरियल। सो इट वाज फॉर्म विद द फेनोमेना ऑफ वेदर। अब वेदर के फेनोमेना जैसे क्लाइमेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, एक्सेसिव रेन हो गया, सब आ जाते हैं। इट वाज फॉर्म्ड सो मेनी इयर्स अगो। ठीक है, ये काफी लंबे टाइम पहले ये फॉर्म हुआ था। ठीक है, ये काफी समय पहले जो ये फॉर्म हुआ था, इसे हम बोलते हैं वेदर पेरेंट रॉक मटेरियल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द थर्ड दैट इज सबसॉइल वेदर रॉक सैंड एंड सिल्ट क्ले। इससे पहले हम फोर्थ वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। फोर्थ वाला है हमारा टॉप सॉइल। टॉप सॉइल द अपर सॉइल लेयर। इट मींस कि टॉप लेयर कंटेन्स ह्यूमंस। इस लेयर में क्या होता है, ह्यूमस कंटेन होता है। ठीक है, टॉप लेयर जो होता है उसमें कंटेन क्या होता है, ह्यूमस। और ये वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो टॉप सॉइल में पाए जाते हैं। मतलब ये प्लांट्स वेजिटेशन की ग्रोथ की लेयर रहती है, यहाँ पे प्लांट्स हो गए, वेजिटेशन यहाँ पर ग्रो करता है। और इसके नीचे इसका बेस पार्ट रहता है टॉप सॉइल के नीचे, जैसे हम बोलते हैं सबसॉइल वेदर्ड रॉक सैंड सिल्ट क्ले। मतलब सारे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो यहीं पर रहते हैं सब सॉइल, जैसे रॉक सैंड किल्ट। ठीक है, तो ये होता है हमारा पूरा सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम एंड इट इज नाइस एंड इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर ऑल ऑफ अस। मींस कि एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, so students, soil as a resource now we will discuss. So soil is the most important renewable natural resource. It means कि soil जो होता है सबसे important renewable natural resource होता है। Okay students, it is a renewable natural resource. It is a medium of plant growth and support different type of living organisms on the earth. ये क्या है, it is a medium. soil क्या एक medium है plant की growth के लिए, और ये कहीं ना कहीं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अर्थ पे डिफरेंट टाइप के, उनके ग्रोथ को भी ये सपोर्ट करता है। ठीक है, इट इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। इट मींस कि ये प्लांट की ग्रोथ का मीडियम है और कहीं ना कहीं अर्थ पे ये जो डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको ये सपोर्ट करता है। द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। सॉइल के एक लिविंग सिस्टम है बिकॉज इट सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। It takes million of years to form soil up to a few centimeter in depth. It means कि ये कई million of years लेता है अपने formation में। मतलब जो काफी few centimeter अगर डेप्थ तक अगर इसका फॉर्मेशन करना है तो ये काफी million of years लेता है। Relief, parent rock, bedrock, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil. It means कि जैसे relief features हो गए, या parent rock और bedrock हो गया, या क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन हो गया, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ हो गया, टाइम हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इट मींस कि कई सारे अगर हम देखें तो जो फोर्सेस रहते हैं नेचर के, जैसे चेंज इन टेम्परेचर हो गया, रनिंग वाटर का एक्शन हो गया, विंड, ग्लेशियर या डिकम्पोजर्स की जो भी एक्टिविटीज रहती हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सॉइल के फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती हैं। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस which takes place in soil are equally important. तो देखा जाए तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो आपका केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस जो होते हैं सॉइल में वो इक्वली इंपॉर्टेंट रहते हैं। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, ह्यूमस। इन ऑर्गेनिक मटेरियल, सॉइल में कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक ह्यूमस भी होता है और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है सॉइल एज अ रिसोर्स। सो नाउ स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, texture, age, chemical, physical properties, the soil of India are classified into different types. तो अगर इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पर देखा जाए सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, जैसे कलर के लिए, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो इस अकॉर्डिंग इंडिया की जो सॉइल है उसको डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। सो नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल्स। सॉइल का क्लासिफिकेशन अब हम लोग डिस्कस करेंगे। India has varied relief features, landforms, climatic realms and vegetation types. इंडिया के पास कई तरह के रिलीफ फीचर्स देखने को मिलेंगे, लैंडफॉर्म्स हैं, क्लाइमेटिक रियलम्स हैं या वेजिटेशन देखने को मिलता है। सो दीज हैव कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल। और इन सारे ही फैक्टर्स ने कहीं ना कहीं
जो हमारे यहाँ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल है उसके डेवलपमेंट में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है किया। तो इस बेसिस पे सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। सो नाउ अब हम टाइप्स ऑफ सॉइल डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज एल्यूवियल सॉइल। ओके स्टूडेंट्स। So students, the first type of soil is alluvial soils. So this is the most widely spread and important soil. ये सबसे ज्यादा widely spread मतलब सबसे ज्यादा फैली हुई और important soil है. In fact, the entire northern plains are made up of alluvial soil. तो अगर हम पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स है वो एल्यूवियल सॉइल से बना हुआ है। These have been deposited by three important major rivers, Himalayan river system, the Indus, Ganga and the Brahmaputra. तो ये कहीं ना कहीं इन तीन मेजर रिवर सिस्टम में हमें देखने को मिलती है, जैसे हिमालयन की रिवर्स है जैसे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। These soils also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. तो कहीं ना कहीं ये सॉइल हमें राजस्थान और गुजरात के इलाकों में भी देखने को मिलती है एक नैरो कॉरिडोर के थ्रू। एल्यूवियल सॉइल इज आल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलरली इन द डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी। सो स्टूडेंट्स, जो एल्यूवियल सॉइल है ये हमें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलरली जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स के जो डेल्टास है उन रीजन्स में हमें ये देखने को मिलती है। It means it is the most widely spread important soil of India. So students, ये एक जो पिक्चर दी गई है एल्यूवियल सॉइल की है कि इस तरीके से हमें एल्यूवियल सॉइल जो है वो देखने को मिलती है। So students, the alluvial soil consists of various proportions of sand, silt and clay. जो एल्यूवियल सॉइल होती है उसमें कई सारे प्रोपोर्शंस रहते हैं, सैंड होती है, सिल्ट होता है, क्ले होते हैं। As we move inland towards the river valley, soil particles appear somewhat bigger in size. तो जैसे जैसे हम रिवर वैलीज की तरफ मूव करते हैं तो जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में कैसे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली, जैसे हम लोग रिवर वैलीज में पहुंचते हैं, दैट इज नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप, मतलब जो कहाँ पहुंचते हैं, ब्रेक ऑफ स्लोप की तरह अगर हम पहुंचते हैं। सो द सॉइल आर कोर्स, तो जो सॉइल के जो पार्टिकल हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं। सो सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन predominant plains such as द्वार्स एंड तराई रीजन्स। तो ये कुछ कॉमन आपके प्रिडोमिनेंट प्लेन्स हैं, जैसे द्वार्स हो गया, तराई रीजन में हमें ये देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर प्रिडोमिनेंट प्लेन्स का मतलब जैसे ये एक माउंटेन होता है, तो जैसे माउंटेन्स की जो फुटहिल्स होती हैं, ये फुटहिल्स जो रीजन रहते हैं, फुटहिल्स रहती हैं, तो जैसे माउंटेन से जो पत्थर है, चट्टाने हैं, वो फिसल कर नीचे आती हैं। तो इन जो फुटहिल्स रीजन्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं प्रिडोमिनेंट प्लेन्स बोलते हैं। तो जैसे अभी अपने साथ क्या लेकर आती हैं, बहुत सारे सेडिमेंट्स, क्ले वगैरह लेकर आती हैं, ठीक है। तो जो पंजाब वाले एरियाज है, जो पंजाब वाले एरियाज है उसको हम बोलते हैं छाउस, और जो यूपी वाले एरिया में इन्हें क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं, और असम वाले एरिया में इन्हें बोलते हैं द्वार्स। ओके स्टूडेंट्स। नाउ तो एल्यूवियल सॉइल क्या है, जो ये जो तीन मेजर रिवर सिस्टम है, हिमालयन रिवर सिस्टम, ये अपने साथ क्या लेकर आती है, वहां पर सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, जो डिपॉजिट्स करती हैं वहां पर, उन्हें हम एल्यूवियल सॉइल्स बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी विल मूव फर्दर नाउ। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स कंपोनेंट्स, सॉइल्स आर आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। तो अगर हम उनके साइज के, ग्रेन्स के साइज के अलावा अगर हम देखें, और कंपोनेंट्स के अलावा अगर हम देखें, तो सॉइल्स को उनके एज के बेस के आधार पर भी डिस्क्राइब किया जाता है। अकॉर्डिंग टू देयर एज, एल्यूवियल सेल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एल्यूवियल। तो एल्यूवियल सॉइल को क्लासिफाई किया जाता है ओल्ड एल्यूवियल में, जिसे हम बोलते हैं बांगर, और न्यू एल्यूवियल जिसे हम बोलते हैं खादर। तो मतलब अगर देखा जाए तो बांगर क्या है, ओल्ड एल्यूवियल है, और जो खादर है वो क्या है, न्यू एल्यूवियल। ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, द बांगर सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर मॉड्यूल देन द खादर। तो बांगर सॉइल जो रहता है उसका हायर कंसंट्रेशन रहता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इट हैज मोर फाइन पार्टिकल एंड इज मोर फर्टाइल देन द बांगर। इट मींस कि इसमें जो पार्टिकल्स अच्छे रहते हैं और फर्टाइल रहते हैं बांगर के कंपैरिजन में, किसमें, खादर में। सो एल्यूवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। तो एल्यूवियल सॉइल देखिए अगर पूरी तरीके से ये फर्टाइल रहती है बहुत ज्यादा। सो मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, और इसमें कहीं ना कहीं एडिक्वेट, पर्याप्त मात्रा में पोटाश रहता है, फॉस्फोरिक रहता है, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम रहता है, विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर कैन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल्स एंड पल्सेस क्रॉप्स।
सो स्टूडेंट्स क्या दिया है कि एल्यूवियल सॉइल में फॉस्फोरस, एसिड देखा जाए या लाइम देखा जाए, जो कहीं ना कहीं शुगर कैन, पैडी, वीट, अदर सीरियल्स, दालें वगैरह हो गई, पल्सेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, रीजन ऑफ एल्यूवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। तो इसकी हाई फर्टिलिटी की वजह से जो एल्यूवियल सॉइल के जो रीजन होते हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा कल्टिवेटेड रहते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड रहते हैं। Soils in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. It means कि ऐसे एरिया जो ड्रायर रहते हैं और अल्कलाइन रहते हैं ज्यादा, तो ऐसे एरियाज को भी प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट और इरिगेशन के थ्रू। इट मीन्स कि एल्यूवियल सॉइल जो है सबसे अच्छी सॉइल हमें देखने को मिलती है, काफी ज्यादा पार्ट्स में ये पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स,